तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे ई गवर्नेंस की। ठीक है, देखिए जब ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि अगर हम इस ई गवर्नेंस के केंद्र की बात करें कि सेंटर में हम किसको रखेंगे, तो सेंटर में हम गवर्नेंस को ही रख रहे होते हैं। ई जो शब्द जुड़ गया है, एक जो अक्षर जुड़ा है पहला, इसका मतलब सिर्फ ये होता है, अगर पूरे इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक से लिया जाता है। ठीक है, तो पहले इसको ब्रेक करके देख लेंगे। तो दरअसल ई गवर्नेंस का मतलब अगर ई से देखें हम तो वो इलेक्ट्रॉनिक और फिर गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइस हैं, वो सारे आ जाएंगे, इंटरनेट भी आ जाएगा इसमें। और गवर्नेंस का मतलब आप लोग जानते हैं, शासन। यहां शासन से मतलब है जन कल्याण। ठीक है, या शासन। शासन या जन कल्याण। तो इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तकनीक की बात हो रही है, कहीं ना कहीं तकनीक की बात हो रही है। तो जब हम ई गवर्नेंस को देख रहे होते हैं तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार तकनीक, सूचना और संचार तकनीक के माध्यम से हम जनता के कल्याण की बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम ई गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं, हम ई गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और जोड़ के रखते हैं, एथिक्स को। ठीक है, जैसे जवाबदेहिता और पारदर्शिता, ये भी साथ साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने गवर्नेंस में जवाबदेहिता को पढ़ा, पारदर्शिता को पढ़ा और ई गवर्नेंस में इसको छोड़ देंगे। ई गवर्नेंस में तो इस तक पहुंच और आसान हो जाएगी। जैसे जब तक ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था तो जो भी सरकारी योजनाएं थी, स्कीमें थी, तो वो जनता तक पेपर के माध्यम से पहुंचती थी और उसका लाभ जनता, ये मानिए कि 10% ही जनता उठा पाती थी। बाकी जब पहुंच ही नहीं है, जानकारी नहीं है उसके बारे में, तो ऐसे में पारदर्शिता का अभाव रहता था, जवाबदेहिता का अभाव रहता था। और जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, तेजी से दौर बदल रहा है, तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, हर एक के पास जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर सिस्टम ज्यादातर अब इस्तेमाल होते ही हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है। तो सरकार की कोई भी स्कीम का जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, सरकारी वेबसाइट हैं उन पे मिल जाएगी। तो ये बात तो समाप्त हो गई कि जानकारी का अभाव रहेगा। अब कोई पढ़ा सोचता रहे कि इस स्कीम का क्या फायदा, कैसे लाभ लें, और इतना भी नहीं कि कम से कम रिसर्च कर लें, जानकारी ले लें, उसको तो नहीं मिलेगी ना अभी भी, वो चाहे कितना भी एडवांस दौर आ जाए उसके लिए। आपको किसी के भेजे में तो नहीं डाल सकता ना, आपको थोड़ा बहुत तो रिसर्च करना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। और आज के टाइम ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग जो है बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा दौर बिल्कुल भी नहीं है।
केवल हमारा जो साक्षरता दर है माइनस में जा रहा है, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इस तरह का नहीं है, बल्कि तकनीक को और इस्तेमाल कर रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग भी आप देखोगे वो भी एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तकनीक से जुड़े हैं और उनको जानकारी मिलती भी है, सूचनाएं मिलती हैं, स्कीमों की जानकारी मिलती है, योजनाओं की जानकारी मिलती है। तो जब हम गवर्नेंस में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है हम आसान बना दे रहे हैं सरकार जनता के बीच के तालमेल को, आसान बना दे रहे हैं सरकार और जनता के बीच की खाई को हम पाटने में और सक्षम हो जा रहे हैं। वही योजनाएं जिनका लाभ अब से कुछ समय पहले जनता नहीं उठा पाती थी जानकारी के अभाव के कारण, अब वही योजनाएं स्कीमों के लाभ जनता आसानी से उठा पा रही है। उन स्कीमों का लाभ, योजनाओं का लाभ तकनीक के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से। तो आज के टाइम में जैसे जैसे तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है तो हमें भी जरूरत पड़ी ई गवर्नेंस की। इसकी अलग अलग डेफिनेशन विश्व बैंक ने अलग दी। विश्व बैंक ने तो यहाँ तक जो है जनता सरकार ही नहीं, विश्व बैंक ने एक पुनर्चक्रण की प्रक्रिया से जनता, सरकार और बाजार तीनों को शामिल कर लिया। सरकार जनता के प्रति, जनता बाजार, बाजार से फिर सरकार, तो अलग अलग डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो फिलहाल यही है कि अगर हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अगर आपसे पूछे ये किन शब्दों से मिलकर बना है तो एक ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और गवर्नेंस का मतलब है शासन। शासन से यहाँ उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। ठीक है, तो जनता तक पहुंच, जनता तक पहुंच। आगे पूरा लिखेंगे, बताएंगे डिटेल में कि लाभ क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें एक पॉइंट वाइज लिखेंगे। सिर्फ ये था कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना था, सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही, इसमें और कुछ है नहीं इतना। एथिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो भाई अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी हम साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बस अब अगर आप तक मान लीजिए आप कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, आप एक विभाग को संभाल रहे हैं, आपको आपके द्वारा कार्यान्वित कोई योजना, स्कीम, उसको लाभ अगर आपको जनता को देना है, अगर सिर्फ ऑनलाइन ही सारे काम हो रहे हैं, ऑनलाइन ही कोई व्यक्ति सूचना मांग रहा है, तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हाँ वो तो ऑनलाइन पे पड़ा है, सारा वेबसाइट पे पड़ा है, वो जानकारी ले ले, रजिस्ट्रेशन होगा, सब कंप्यूटर महोदय करेंगे। आपका फर्ज नहीं बनता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ पूरी तरह से सारे काम कंप्यूटर ही नहीं करता है, आपको प्रमाणित भी करना होगा, वेरीफाई भी करना होगा, देखना होगा कि हाँ वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, उसके मापदंड तो होंगे ही, मगर फिर भी क्या है, व्यक्ति की तो जरूरत पड़ती है, अधिकारी कर्मचारी की तो जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप अपनी जो है जवाबदेहिता से पीछे हट जाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि इतने बड़े बड़े खेल हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना होते के साथ भी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होते हुए भी हम ऐसी समस्या से गुजरते हैं कि वास्तव में पता ही नहीं चलता कि शोषण कब हो गया, कब हरासमेंट हो गया। जैसे आप जाएंगे तो सरकार ने चालान इसलिए रखे थे, वाहन पे चालान, कि ताकि एक गलती अगर कोई कर रहा है तो उससे सीख ले सके, जाए चाहे वो आरटीओ ऑफिस जाए या फिर न्यायालय में जाए, तो अपनी समस्या को बताए कि सर ये समस्या थी, वास्तविक जो समस्या थी उस टाइम पे उसको बताए, भविष्य में ऐसा ना करने के लिए प्रतिबद्ध हो, भूलवश ऐसा हुआ है आगे से नहीं होगा। तो सरकार का वो अधिकारी इतना विवेकशील है, अपने विवेक से वो माफ भी कर सकता है। आपका 10,000 का 50,000 का चालान वो भी माफ किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें।
मगर वही हम सिर्फ घर बैठे ही यही अपना इस्तेमाल करें, नहीं चालान हो गया हमारा 10,000 का 50,000 का, तो भैया सीधी सिंपल सी बात है, ये तो ऑनलाइन दिखा रहा है तो पे करना पड़ेगा, तो पे आप कर देंगे, आपको पता चले कब आपकी जेब कट गई, तो आपको जानकारी का अभाव नहीं, सच बात तो ये है, जानकारी का अभाव है, क्योंकि वास्तविकता में ऐसा है नहीं। तो हम लोग सीखना नहीं चाहते, अगर सीखेंगे इस्तेमाल करेंगे तकनीक का तो चीजें सरल हो जाएंगी, स्मार्ट बन जाएंगे, स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट का मतलब भी आपको बताया जाएगा इसमें, आखिर वो कॉन्सेप्ट क्या है, स्मार्ट का मतलब क्या है। सरकार यही नहीं चलाती रहती कि स्मार्ट विलेज लेके आइए, स्मार्ट का मतलब वास्तव में क्या है, स्मार्ट विलेज हो, स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट का जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया, वो सारा देखिए क्या है। फिलहाल ये जो इतना लिखा है ये इससे मतलब इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस का मतलब शासन या जन कल्याण, तो इसको एक डेफिनेशन का रूप दे देते हैं, तो लिख लीजिए इसमें परिभाषा में लिखेंगे, परिभाषा परिभाषा ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, अथवा गवर्नेंस का मतलब, अथवा गवर्नेंस का मतलब शासन, ब्रैकेट में लिख लेंगे जन कल्याण, गवर्नेंस का मतलब शासन, जन कल्याण या नागरिकों का कल्याण, जनता का कल्याण, कुछ भी लिख सकते हैं, है ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब देखें इसकी अवधारणा, कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट को जब हम समझ रहे होते हैं तो दरअसल कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जनता के लिए चीजों को आसान बना दे रहे हैं, या जनता की पहुंच शासन तक आसान हो जा रही है, सुलभ हो जा रही है, यही इसकी अवधारणा है। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे, इसको भी लिख लेते हैं एक लाइन में, नई लाइन से लिखेंगे ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस वह अवधारणा है, ई गवर्नेंस वह अवधारणा है जहां शासन की प्रक्रिया में, जहां शासन की प्रक्रिया में सूचना और संचार तकनीक का प्रयोग किया जाता है, सूचना और संचार तकनीक का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब विश्व बैंक ने जो है इसको किस तरह से डिफाइन किया है तो वो देख लेंगे। विश्व बैंक के अनुसार देख लेंगे। ठीक है,
तो एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो विश्व बैंक ने दरअसल सरकार, जनता, बाजार, इन तीनों के अंतर संबंधों को पुनर्परिभाषित किया है। जैसे सरकार का संबंध बाजार से भी है और जनता से भी है, वहीं जनता का संबंध बाजार से भी है और सरकार से भी, और वहीं बाजार का संबंध सरकार से भी है और जनता से भी है, जनता से भी है, जनता से भी है। तो विश्व बैंक बताता है कि दरअसल सूचना और संचार तकनीक के प्रयोग से या इसके माध्यम से सरकार, जनता और बाजार के संबंधों को पुनर्परिभाषित किया जाता है। तो इसी बात को लिख लेंगे, लिखेंगे विश्व बैंक के अनुसार ई गवर्नेंस शासन का वह रूप है, शासन का वह रूप है शासन का वह रूप है जहां सूचना और संचार तकनीक की मदद से सरकार, जनता और बाजार के संबंधों को पुनर्भाषित किया जाता है, मतलब उनको डिफाइन किया जाता है, पुनर्भाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अवधारणा या परिभाषा आपने अलग अलग तरीके से ई गवर्नेंस की देख ली। अब देखेंगे ये जो ई गवर्नेंस है इसका आधार क्या है, उसकी नींव क्या है, उस आधार को समझेंगे, उस नींव को समझेंगे क्या है आखिर ये। ई गवर्नेंस का आधार, बेस क्या है इसका, ई गवर्नेंस का आधार। तो जैसा ई गवर्नेंस का आधार 6C पर आधारित है, यह टिका है 6C पर आधारित है। ई गवर्नेंस का आधार 6C पर आधारित है, या हम 6C से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है,
जिसमें एक सी का मतलब है, लिख लेंगे अलग अलग, जो है एक सी का मतलब है कंटेंट। विषय वस्तु, देसी भाषा में इसको मसाला, ठीक है। कंटेंट, विषय वस्तु, मसाला। कंप्यूटरीकरण इसको बोले थे, कंप्यूटराइज्ड, ठीक है भाई। ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो कंप्यूटरीकरण होना चाहिए ना, यही चीज तो है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। हर जगह कंप्यूटर होंगे, हर कार्यालय दफ्तर में क्या होगा? कंप्यूटर होगा। और इसी क्वेश्चन में डिफाइन क्या है? कंटेंट, विषय वस्तु के रूप में, ठीक है। कंप्यूटराइजेशन, हिंदी में इसको कंप्यूटरीकरण कह लीजिए। कंप्यूटरीकरण, एक सी का मतलब है कंटेंट, विषय वस्तु, जिसको आप बोलचाल की भाषा में मसाला कह सकते हैं, देहाती भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में। और अगर हम इसको ई गवर्नेंस से जोड़ते हैं, ई गवर्नेंस के हिस्से से जोड़ते हैं, तो समझ में आता है इसका मतलब कंप्यूटराइजेशन है, कंप्यूटरीकरण है। एक कंप्यूटर सिस्टम होंगे तब ना हम आगे सोचेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कंटेंट, ठीक है। उसके बाद में हमें जरूरत पड़ती है कनेक्टिविटी की। इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? सेकंड नंबर पे जो सी आएगी, कनेक्टिविटी, संपर्क। भाई आपका कंप्यूटर आ गया, अब इंटरनेट भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? इंटरनेट के साथ साथ क्या चाहिए? बिजली चाहिए कि नहीं? बिजली चाहिए। तो नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए? निवेश चाहिए कि नहीं? निवेश तो होना चाहिए जरूर, हालांकि निवेश को मैं पहले लिखना चाहिए था, ठीक है। तो निवेश भी, निवेश मतलब कैपिटल, एक सी का मतलब है कैपिटल, पूंजी, पैसा, निवेश, इन्वेस्टमेंट। ये होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। पैसा लगाएंगे, सूचनाएं भेजेंगे, भाई लोगों तक वहां पहुंचनी चाहिए, ठीक है। क्या कहां तक पहुंचनी चाहिए? लोगों तक, नागरिकों तक। तो क्या नागरिकों का होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो फोर्थ नंबर पे आ जाएंगे हमारे सिटीजन, सी फॉर सिटीजन। नागरिक, नागरिक। अब नागरिकों तक हम क्या पहुंचाएंगे? जानकारी, पहुंचाएंगे जानकारी, और उनको समझाएंगे भी तो, उनको समझ भी तो होनी चाहिए, और इस समझ के लिए मौके भी मिलने चाहिए, अवसर भी मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? बेहतर जानकारी, समझ, और ये कब होगा? जब मौके दिए जाएंगे, अवसर दिए जाएंगे, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। अब इसके लक्ष्य क्या हो सकते हैं कि अगर हम जनता को जानकारी दे रहे हैं तो एक कैसे समाज का निर्माण होगा? क्या बोलेंगे उस समाज को? सूचित समाज। ये जानकारी दे रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे? सूचित समाज।
ऐसा बताए थे आपको, सूचित समाज। और वहीं हम नागरिकों को समझा रहे हैं, उनकी समझ बेहतर हो रही है या वो समझ रहे हैं, तो ऐसे समाज को क्या बोलेंगे? उसके बाद नॉलेज है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उनको? ज्ञान समाज। मुंह देखते रहो बेटा, रिवीजन मत करना। ज्ञान समाज, ठीक है। अब नागरिकों को मौका दिया जा रहा है सीखने का, समझने का, जानकारी मिल रही है, तो अगर हम मौका देंगे समाज को आगे बढ़ने का, तो ऐसे हर एक नागरिक को आगे बढ़ने का, तो फिर ऐसे समाज में जहाँ पे नागरिक आगे बढ़ चढ़ के जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बेहतर समझ बना रहे हैं, तो फिर ऐसा समाज क्या कहलाएगा? जहाँ पे सूचित लोग रहते हैं, उनको जानकारी है, उनको समझ है, तो ऐसा समाज क्या कहलाएगा? सशक्त समाज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सशक्त समाज कहलाएगा। एम्पावर सोसाइटी, सशक्त समाज कहलाएगा। तो देखिए, अगर हम नागरिक को जागरूक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सूचित समाज को भी, की अवधारणा को भी ला रहे हैं या बना रहे हैं। सूचित समाज, ज्ञान समाज का विकास कर रहे हैं, साथ ही साथ सशक्त समाज की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कंटेंट है, कंप्यूटराइज हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट, बिजली की सुविधा हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। निवेश भी हम कर रहे हैं, पैसा लग रहा है, पूंजी लग रही है, नागरिकों तक भी हम पहुंचा रहे हैं। अब ऐसे में क्या है, आपने देखा होगा आए दिन, भाई आजकल क्या है, बैंक से कॉल आती है कि सर आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, सर आप अपना पासवर्ड बता दीजिए, आपका कार्ड जो है ब्लॉक हो गया है, हम इसको रिन्यूअल कर देते हैं। इस तरह की फ्रॉड कॉल्स आती हैं, नहीं आती हैं? आती हैं। और जिसके पास जानकारी नहीं है, जो सूचित समाज से नहीं आता है, ज्ञान समाज से नहीं आता है, या सशक्त समाज का हिस्सा नहीं है, तो वो क्या कहेगा? हाँ हाँ भैया लिखिए लिखिए 3457, और जैसे ही बताया जो भी था उसके खाते में गायब। तो मामला आता है सुरक्षा का। क्या सुरक्षा? साइबर सिक्योरिटी का। तो एक सी का मतलब है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा। और साइबर सुरक्षा के लिए सरकार ने कई अधिनियम, कानून, नियम भी बनाए हैं। तो देखिए, सरकार ये नहीं कि इससे ज्यादा क्या करें, आपकी हरकतों से को भी जो है लगाम लगा रही है, ताकि हमारे नागरिक हैं, जनता है, उनको किसी तरह का लॉस ना हो, नुकसान ना हो, मतलब हर तरह से ध्यान दे रही है। आपको जानबूझ करके ही इतनी जागरूकता फैलाने के बाद भी, इतने मैसेज देने के बाद भी, कोई व्यक्ति जानबूझ करके ऐसी गलती करे, एक कॉल आता है कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है। अब पता है सबको 25 लाख की ही लगती है। फ्रॉड कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, और पता क्या है, इच्छाएं हैं, लालच है, बस क्या तो लग गई होगी, किसी की ना लगी क्या होता मेरी लगी होगी। अरे तुम ही एक नमूने हो क्या ये धरती पे? अब मान लेते हैं हाँ लग गई होगी, और जैसे ही आप उस जाल में फंस जाते हैं, उसकी सिस्टम में, प्रक्रिया में आ जाते हैं, और आपका कुछ ही घंटों में क्या है, खाता खाली हो जाता है, अकाउंट खाली हो जाता है। फिर आप जो है सारा रो देते हैं, फिर रोते हो जाते हैं पुलिस के पास कि हमारे साथ ठगी हो गई, फ्रॉड हो गया, हमारे पैसे निकल गए हैं। तो सब सरकार करेगी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकते, आप सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन सकते, ज्ञान समाज का हिस्सा नहीं बन सकते। रील हिट बनाएंगे, टिकटॉक पे ही काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना। आप अगर सिर्फ अकेले पढ़ रहे हैं तो भी ये गलत है, खुद भी पढ़िए, अपने परिवारजनों को, अपने समाज को शिक्षित भी बनाइए।
आपके पड़ोस में या कहीं पर चलता है कि इस तरह की कॉल आई, इस तरह का मामला है, तो आप बताइए। सिर्फ ये नहीं कि 4 लोग खड़े हैं तो बातें वही उसके घर में क्या हो रहा है, पड़ोस के हैं क्या हो रहा है, ये बातें ना करके जागरूकता फैलाइए, सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा का जिम्मा या ठेका सिर्फ सरकार ने या पुलिस ने नहीं ले रखा है कि पुलिस रात दिन जो है हर एक के घर पे खड़ी रहेगी। इंसान है वो भी। सरकार भी ये नहीं कि तुम्हारे हर एक के घर में जाके वो अपना एक एक प्रतिनिधि बैठा दे कि जाओ विधायक जी, मंत्री जी जाइए, ये जो चिंटू है इसकी फ्रॉड हो सकता है इसकी यहाँ, ऐसा तो नहीं करेगी ना। तो कुछ तो जिम्मेदारी निभाएंगे ना हम एक अच्छे नागरिक होने की। तो जब हम अच्छे नागरिक का परिचय देते हैं तो कम से कम इस साइबर सिक्योरिटी जैसे मामलों से बचा जा सकता है। अलग अलग तरीके आ रहे हैं, तो क्यों ना हम जानकारी लें। अगर एक व्यक्ति को जानकारी है, एक कॉलोनी में 2 व्यक्ति को जानकारी है, तो वो धीरे धीरे क्या है अपने नेटवर्क को बढ़ाए, बताए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताए, वो दूसरे को बताएंगे, वो तीसरे को बताएंगे। या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए आप लोग कि इस तरह का फ्रॉड होता है, इस तरह की कॉल्स आती हैं, आप लोग अलर्ट रहें, जागरूक रहें। इस तरह से हम जागरूक करेंगे तो अच्छे नागरिक कहलाएंगे। ठीक है। और फिर आता है एक सी का मतलब कंपेटेंस। कंपेटेंस ये 6 नंबर का है। कंपेटेंस इसका मतलब होता है कि कितना प्रभावशाली रहा। ये जो आधार है, ये जो पूरी अवधारणा है, कितनी प्रभावशाली हुई, प्रभाविता कितनी है इसकी। प्रभाविता कि हमने इतना झांझ मेला तो तैयार कर लिया, हमने पूरा प्लान तो बना लिया, आधार तैयार हो गया, क्या वास्तव में प्रभावी है कि नहीं। क्या हमें अभी भी जो है लोगों को घर घर जाके, चौराहों पे जाके उनको बताना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा पे और ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो आखिर कमी क्या रह जाती है, कहाँ कमी है, उस कमी को पूरा करना ताकि हम प्रभाविता की ओर बढ़ सकें। ठीक है। तो ई गवर्नेंस के आधार किस पे आधारित है? 6C पर आधारित है। ठीक है। तो यह 6C से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो 6C ये देख लिया आप लोगों ने, तो दिक्कत नहीं, साफ कर दें इसको, नोट हो गया। ठीक है। अब देख लेंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता, उद्देश्य और लाभ एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ई गवर्नेंस की आवश्यकता, उद्देश्य और लाभ तीनों को एक साथ ही पढ़ लेंगे। ई गवर्नेंस की क्यों जरूरत पड़ी, उद्देश्य क्या है और उसके लाभ क्या है, क्योंकि एक एक दो लाइन के बताएंगे तो फिर एक साथ ही पढ़ने में मजा आएगा, अलग अलग से काफी टॉपिक हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं तो दरअसल ई गवर्नेंस की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों है, उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है। तो एक शब्द आपने सुना होगा, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। तो जब हम कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो कल्याणकारी राज्य का मतलब यह है कि जनता तक सूचना आसानी से पहुंचेगी या नहीं, जनता के लिए सुविधा होगी कि नहीं। तो जनता के हितों को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जैसे हम कल्याणकारी राज्य की बात करेंगे तो मशीनीकरण को भी अपनाएंगे, मशीनीकरण को भी अपनाएंगे। क्यों अपनाएंगे? क्योंकि कार्यभार ज्यादा बढ़ रहा है, कार्यभार ज्यादा बढ़ रहा है, दबाव कार्य का ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमें मजबूर या कह लीजिए या हमें जरूरत पड़ती है मशीनीकरण की।
क्यों? क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हमारी अवधारणा है वेलफेयर स्टेट की, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, जिसकी अवधारणा में ही निहित है कि जनता के हितों को ध्यान में रखना, जनता तक पहुंच, जनता तक पहुंच। तो अगर हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो हमें जो है ई गवर्नेंस की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि बढ़ता कार्यभार, कार्यभार का बढ़ना, जब कार्यभार बढ़ेगा तो आसान, देखिए टेक्नोलॉजी का मकसद ही क्या है, चीजों को आसान कर देना, यही तो है। अब आप देखिए जब तकनीक नहीं थी, जब ये फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चीजें नहीं थी, मैसेजेस नहीं थे, तो तब जो पत्र चलते थे वो कबूतर लेके जाता था, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, मतलब तो डाक के माध्यम से आते थे। तो आपने देखा एक पत्र का जवाब, एक पत्र पहले तो 15 दिन में पहुंचता था, फिर 15 दिन बाद जो है वो अपना पढ़ा व्यक्ति ने, फिर उसने अगर चिट्ठी लिखी दोबारा तो फिर 15 दिन बाद आती थी। तो अगर आपने आज की तिथि में कोई विचार लिखी, कोई बात समस्या लिखी, तो उसका जवाब आ रहा है 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद। तो इसमें क्या लग जाता है, समय भी ज्यादा लगता था, समय भी ज्यादा लगता था। और टेक्नोलॉजी का यूज हो गया तो चीजें क्या हो गई, सिंपल हो गई, आसान हो गई, सरल हो गई, यही करना है। तो जैसे कार्य भार का बढ़ना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं या हम बढ़ते हैं मशीनीकरण की और मशीनीकरण की ओर, ठीक है। तो अगर पूछे ई गवर्नेंस की आवश्यकता क्या है, क्योंकि भाई हमें वेलफेयर स्टेट चाहिए, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को पूरा करना है हमें, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, अब आपको क्या है, सूचनाएं तेजी से मिल रही है, मतलब प्रशासन भी अलर्ट हो जा रहा है। ये नहीं कि बार बार आप चक्कर काटोगे, दफ्तर होगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि त्वरित प्रशासन बनेगा ऐसे में, या त्वरित प्रशासन के लिए भी ई गवर्नेंस की आवश्यकता है। त्वरित प्रशासन, जैसे सरकारी कई योजनाएं, स्कीमें या प्रक्रियाओं की जानकारी आप मोबाइल पे बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। ऐसे संभव है कि नहीं? संभव है, जानकारी कर सकते हैं आप ने कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आप इतना सर्च कर लीजिए, पूरी डिटेल आ जाएगी कि आप नजदीकी केंद्र पे जाइए, यहाँ पे जाइए, वहां जाइए, आप इसके पास जाइए, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन का भी सुविधा है। ऐसे में क्या होगा, हमें प्रशासन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपके पास स्वतः ही आ जाएगा प्रशासन, त्वरित प्रशासन होगा, आपके घर पे आ जाएगा प्रशासन। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि दरअसल जनता की भी मांग रही और दौर की भी मांग रही, समय की मांग रही कि देखिए अब ऐसा नहीं है कि लड़कियां भी रात में 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती। भाई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, ऐसी नौकरियां हैं कि आपको 24/7 वर्क करना ही है। तो 24 घंटे 7 दिन का काम आपको करना है, ऐसी मांग है, समय की मांग है ऐसी। तो इसके लिए आसान कैसे होगा? भाई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 24 घंटे काम कर लेगा, वो अपना समय भी तो निकालेगा। तो क्यों ना फिर हम तकनीक का इस्तेमाल करके, कुछ चीजें क्या होती है कि अच्छा ठीक है ये काम हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, मगर हम जा रहे हैं, हम ये काम अपने घर से ही कर लेंगे, ये काम हम अपने घर से ही कर लेंगे, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, ये कॉन्सेप्ट है। लॉकडाउन में तो ये बहुत चला, नहीं चला। तो 24/7 वर्क करने की जो जरूरतें हैं, इसको पूरा करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए 24 घंटे 7 दिन क्या है, प्रशासन की मांग है। आपको पता थोड़ी कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है तो वो देखेगा नहीं रात के 12 बजे अब क्राइम नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं ना। या रात के 12-1-2 बजे क्राइम हो गया तो कोई ये अधिकारी कहे कि नहीं नाइट शिफ्ट खत्म हमारी, हम तो डे में थे, रात में कोई मतलब नहीं है हमारा, रात में हमारी छुट्टी रहती है, अब दिन में करेंगे। तो ये संभव है?
नहीं है ऐसा। ये कह के नहीं डाल सकते ना कि रात में तुम निकले ही क्यों थे, जब तुमको पता है कि रात हो जाएगी तो रात में तुम निकले ही क्यों थे? जरूरत थी भाई, इसलिए निकले थे ना। आपको पता थोड़ी है कि कोई घात लगा के बैठा है, कोई इंतजार में बैठा है, कोई फिराक में बैठा है, कोई पता नहीं ना। तो ऐसे में कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता है। तो जरूरत पड़ी हमें 24/7 प्रशासन की मांग की। तो इस मांग को पूरा करने के लिए ई गवर्नेंस को लाना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको आप निरंतर प्रशासन ही बोल सकते हैं। 24/7 मतलब निरंतर प्रशासन। आपने कई ऐसे मामले देखा होंगे कि रात में कोई महिला जो है सुनसान सड़क पे है, उसको देर हो गई है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो आजकल तो सरकार ने बहुत सुविधा कर रखी है, आप 112 मिलाइए। कई ऐसे मामले हुए भी, कई ऐसे केस आए हैं, या किसी कोई परिवार जा रहा है, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, हाईवे पे गाड़ी खराब हो गई है और कोई आसपास है ही नहीं, हाईवे पूरा जंगल जंगल है, क्या करे ऐसे में? तब याद आती है पुलिस, तब याद आती है सरकार। 112 मिलाइए, 112 मिलाइए, आप उनको समस्या बताएंगे, अपनी लोकेशन बताएंगे, आपको विदिन 10 मिनट में आपके पास सुविधा उपलब्ध है। हर जगह घूम रही है पीआरवी। 10 मिनट में, अगर आप ज्यादा दूरी है तो ज्यादा 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट में आपके पास सहायता आ जाएगी। और सीधे है महिला के लिए नहीं, सबके लिए। 112 तो किसी सबके लिए, महिला के लिए 290 चलाइए स्पेशल, तो सबके लिए है। आप कहीं भी हो, आप अगर समस्या में है किसी, तो सरकार और पुलिस आपके लिए 24 आवर्स है। कितना भी समय हो रहा है आप मिलाइए फोन। ये इतना ही नहीं, अगर कोई फोन नहीं उठाता तो सीधे आपके कंट्रोल रूम के नंबर है आपके, अगर वहां भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो मुख्यमंत्री की सबके नंबर है आपके पास, मिला सकते हैं। वो नंबर इसलिए दिए हैं ताकि कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े जनता को, नागरिकों को। हाँ, गाड़ी खराब हो गई, बिल्कुल, गाड़ी मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई है, तो गाड़ी को अगर वहां छोड़ के भी जा रहे हैं तो वहां अपने एक किसी पुलिसकर्मी को छोड़ेंगे और बाकी पूरी फैमिली को आपको साथ लेके जाएंगे। चले बताइए भैया आपका घर कहाँ है। अगर आपकी दूरी ज्यादा ही है तो आपको नजदीकी किसी रन बसेरे में, किसी होटल में कहीं ना कहीं रात कट जाए, स्टे कराएंगे पूरा। कम से कम आप उस अपराध से क्या शिकार होने से बच सकते हैं कि एक अंधेरे में अगर पूरा परिवार है आपके साथ, हो सकता है कोई चोर, उचक्का, डाकू, अपराधी, क्रिमिनल किसी इंतजार में बैठे हों, ऐसी जगह बैठते ही हैं, लूटपाट हो जाए, महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाए, मर्डर हो जाए, हत्याएं हो जाए, हो सकती कि नहीं? मगर सरकार और पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहती है, 24 आवर्स है। आपका घर अगर उस दायरे में है तो आपको घर तक छोड़ के आएगी, तो प्रशासन आपके घर तक जाएगा। अब ये समय की मांग है, जनता की मांग है, तो आप कह सकते हैं कि हमें इसलिए भी जरूरत पड़ती है। और ये कब हो पाया संभव? जब हमने यूज किया किसका? इलेक्ट्रॉनिक का। हमें इलेक्ट्रॉनिक का यूज किया, और इलेक्ट्रॉनिक के सेंटर में यहाँ हम किसको पढ़ रहे हैं? गवर्नेंस को पढ़ रहे हैं, जन कल्याण इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम। अगर मोबाइल फोन नहीं होता, देखो सूचना का माध्यम नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होती, तो मिलती 112 को सूचना? नहीं मिलती ना सूचना। ये तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को नकार नहीं सकते। तो ऐसे में क्या है कि जनता के घर तक प्रशासन का पहुंचना, प्रशासन को पहुंचाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है ई गवर्नेंस की। तो हम कह सकते हैं कि
हमें जरूरत स्मार्ट गवर्नमेंट की भी है, ठीक है, हमें जरूरत किसकी है, स्मार्ट गवर्नमेंट की है, स्मार्ट गवर्नमेंट की भी हमें जरूरत है, या स्मार्ट गवर्नमेंट को लाने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है ई गवर्नेंस की, स्मार्ट गवर्नमेंट को लाने के लिए, स्मार्ट सरकार को लाने के लिए भी। और हमने आप पढ़ा था पहले कि जब शासन प्रशासन को पढ़ रहे थे तो 3 का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रशासन में 3, ठीक है, इसके लिए एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मितव्ययता। तो प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिए, प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिए थ्री का मतलब एक ही से मतलब क्या है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मितव्ययता लाने के लिए। लिख लो इसको, मितव्ययता लाने के लिए प्रशासन में हमें जरूरत पड़ती है ई गवर्नेंस की। ठीक है, ये आवश्यकता हो गई। उद्देश्य भी देख लेंगे इसी में, उद्देश्य। तो अभी आपने देखा उद्देश्य की अगर हम बात करें, अगर हम ई गवर्नेंस को ला रहे हैं तो इसका मतलब हम ज्ञान समाज की बात कर रहे हैं, सूचित समाज की बात कर रहे हैं, सशक्त समाज की बात कर रहे हैं। ज्ञान समाज को लाना हमारा उद्देश्य है, सूचित समाज को लाना, सूचित समाज बनाना हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो ज्ञान समाज, सूचित समाज, सशक्त समाज, ज्ञान समाज, सूचित समाज और सशक्त समाज बनाना, ये ई गवर्नेंस का उद्देश्य है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं कि दुनिया में सिर्फ अपना ही देश है इंडिया और अपना ही देश सबसे विकसित देश है, ऐसा तो नहीं है। इस दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, यूरोप के अन्य कंट्री आप देखोगे ये सभी क्या है, बेहतर स्थिति में है। तो क्या हम इन देशों से जो सीख सकें, जो हासिल कर सकें, वो तो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन देशों में आप देखोगे जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल ज्यादा है। तो क्यों ना हम वैश्वीकरण के लिए भी हम ई गवर्नेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस का एक उद्देश्य ये भी हो जाएगा कि हम वैश्वीकरण को हासिल कर सकें या वैश्वीकरण के साथ साथ हम चल सकें। तो वैश्वीकरण के लिए भी ई गवर्नेंस, वैश्वीकरण के लिए, वैश्वीकरण के लिए ये भी एक उद्देश्य है वैश्वीकरण। यही लिख दे रहा हूं, ठीक है। प्रशासनिक दूरी को
कम करने के लिए, प्रशासनिक दूरी को कम करने के लिए, प्रशासनिक दूरी को कम करने के उद्देश्य के लिए। और आप देख सकते हैं कि गुड गवर्नेंस हो या सिटीजन चार्टर हो या आरटीआई हो, ऐसी अवधारणा, वैसी प्रशासनिक अवधारणाओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी, ठीक है। ये क्या है? आधुनिक प्रशासनिक अवधारणाएं हैं, आधुनिक प्रशासनिक अवधारणाएं, जिसमें क्या आएगा? गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, इनके उद्देश्य को भी पूरा किया जा सकता है। लाभ क्या हो सकते हैं? लाभ क्या होंगे? वही ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग में, जब जवाबदेहिता या पारदर्शिता आएगी, इससे एथिक्स को भी इस्तेमाल करना है। तो आप देखोगे लाल फीताशाही हो, चाहे लाल फीताशाही हो, भ्रष्टाचार हो, इन सबको कम किया जा सकता है कि नहीं? कम किया जा सकता है, ठीक है। या फिर नेपोटिज्म हो, भाई भतीजावाद, तो लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को कम करना, ये एक लाभ हो जाएगा, एक फायदा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में क्या होगा? देखिए, लाल फीताशाही कम है, भ्रष्टाचार कम है, भाई भतीजावाद कम है, तो जनता जो है, जो नागरिक हैं, वो क्या होंगे? मजबूत होंगे, ठीक है। तो जन सशक्तिकरण आएगा, नहीं आएगा? एक लाभ ये भी होगा, जन सशक्तिकरण। जनता को मजबूत करना, लोगों को मजबूत करना, नागरिकों को मजबूत करना, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस की आवश्यकता, उद्देश्य और लाभ को देखते हुए हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? स्मार्ट। हम क्या बन रहे हैं? स्मार्ट। स्मार्ट जो ये कॉन्सेप्ट है, इसकी ओर बढ़ रहे हैं। अब देख लेंगे स्मार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, उसकी बात कर लेंगे। ये हो गया पूरा। स्मार्ट का मतलब क्या दिया है, उस मतलब को समझ लेते हैं। सिंपल, सरल, साधारण, ठीक है। मॉरल, नैतिक, सुना कि नहीं? ये अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता, सुना कि नहीं? रिएक्शनेबल, प्रतिक्रिया शीलता, प्रतिक्रियाशीलता, ठीक है। और टी का मतलब बताओ, कौन बताएगा आप में से? तुम बोलो, क्या बोल रही? ट्रांसपेरेंसी। कुछ और बोला था, बदल दिया मतलब।
अभी बताए थे आप लोगों को, ट्रांसपेरेंसी। कौन सा स्मार्ट में? हाँ हाँ, सब अलग अलग है भाई। स्मार्ट है हर जगह, एक बात फिट थोड़ी ना हो जाएगी, हर जगह फिट नहीं होगा ना। यहाँ करेंगे तो हम इस वाले स्मार्ट की बात करेंगे कि हमें क्या चाहिए, ई गवर्नेंस में सिंपल, मतलब लोगों तक पहुंच हो आसानी से, लोगों तक पहुंच हो उसकी सरल, ऐसे नहीं कि बहुत टफ बना दे, टफ नहीं बनाना ना। ई गवर्नेंस का लक्ष्य क्या है, आसान करना, यही है कि नहीं? तो ई गवर्नेंस के लक्ष्य में क्या है, आसान करना। हाँ ध्यान रखेंगे नैतिकता तो होगी जरूर, मॉरलिटी होगी, नैतिक होना, अकाउंटेबिलिटी ये जाएगी नहीं। स्टार्टिंग में बोला जवाबदेहिता और पारदर्शिता दोनों को मिला के चलेंगे। रीजनेबल, प्रतिक्रियाशीलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सूचना आए आप बैठे रहे, लो कोई उसका रिएक्शन ही नहीं है। रिएक्शन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिक्रियाशीलता भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तो है ही। तो हर चीज जो है, आप ये सोचिए कि एक ही चीज हर जगह फिट हो जाए तो नहीं होगी ना, उसके उद्देश्य को देखेंगे। और ये कोई वो नहीं है कि कहीं किताब में है कि ऐसे ऐसे है, ये लोग हमने आसान करने के लिए, याद करने के लिए ऐसे बनाया है। आप कुछ और बना लीजिए, आप बना लीजिए S4 जो है सीमा लिख लीजिए, M फॉर मंकी लिख लीजिए, A फॉर एप्पल, कुछ भी लिख लीजिए, पर आपको याद हो जाना चाहिए। अगर एप्पल, मंकी, सीमा या जिससे भी आप समझ पा रहे हैं, जो भी आप नाम रखना चाहो वो नाम रख लीजिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना UPSC को दिक्कत है। बस आप लिख दें कि हाँ S4 सीमा का मतलब सिंपल, वो बड़ी सिंपल थी, बड़ी साधारण थी, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। तो आपने देख लिया ई गवर्नेंस क्या है, परिभाषा, अवधारणा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, पूरा देख लिया। अब देख लेंगे इसको लागू कैसे करते हैं। लागू या हो गया या अभी करेंगे हम लोग, हाँ चल रहा है ना भाई, चल रहा है। आप कब आप ये सोचो कि हम ही जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, हम ही करेंगे इस काम को, तो चल रहा है। आप सुधार कर सकते हैं, कोई आपको लग रहा है कि हाँ सुधार करने की आवश्यकता है, जरूरत है, तब आप कर सकते हैं। यही मान के चले, क्यों तो यही मान के चल रहे कि अभी नहीं हुआ, हो गया ना, तब पढ़ क्यों रहे हैं फिर इसको, हो गया तो सुधार कर लेंगे। ये आपको एक आधार देगा, ये आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए नीति निर्माण की प्रक्रिया में नीति निर्माता के सहायक के तौर पे आपको कार्य करने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप सहायक के तौर पे रहेंगे, तो तब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि विधायक जी तो है ही, या सांसद जी या मंत्री जी तो है ही इस टाइप से, और कहें कि हाँ बनाओ यार, जनता को कैसे जो है हम लोग जनता का हित कर सके, जनता के हित के बारे में बताइए। तो आप कहें कि रुक जाइए सर प्लीज, गवर्नेंस सारे नोट्स उठा लाऊं, और तब बैठ के दोनों बनाएंगे आराम से, रात अपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ रहे हैं, पुणे वापिस लवसन ट्रेनिंग कराओ, इससे भी वापस आ जाएंगे कि इसकी बस की बात नहीं, इसको पढ़ाइए भी, और हो सकता है फिर भेज देंगे, जब कोचिंग कराओ इसको फिर से, तब मामला गड़बड़ जाएगा ना। तो इसलिए पहले ही पढ़ लेना चाहिए चीजें, फिर आपको वो नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, फिर ये आपके अपना धन हो जाएगा, आपका रत्न है ये, आपकी वेल्थ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे फिर कैसे लागू करते हैं, क्या क्या मॉडल होना चाहिए, कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना।